अध्याय 7 मांस या आलू। जैसा कि हमने चूहों और भिक्षुओं के बारे में ऑफ माइस एंड मंक्स में उल्लेख किया है, बुद्ध शाकाहारी नहीं थे। वे और उनके भिक्षु वही खाते थे जो स्थानीय ग्रामीण उन्हें अर्पित करते थे, जिसमें अक्सर मांस भी शामिल होता था। आज भी अधिकांश बौद्ध शाकाहारी नहीं हैं, हालांकि कुछ निश्चित रूप से हैं। लेकिन सबसे पुरानी बौद्ध परंपराओं वाले देशों जैसे कि थाईलैंड और श्रीलंका में शाकाहारियों की संख्या सबसे कम होती है। ऐसा लगता है कि बुद्ध की मृत्यु के सदियों बाद जब ये धर्म चीन पहुंचा, तब तक शाकाहार बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं बना था। इसका मतलब ये नहीं था कि बुद्ध को जानवरों की परवाह नहीं थी। उन्होंने भिक्षुओं को अपने मांस के लिए स्वयं वध करने या किसी और को ऐसा करने के लिए कहने से मना किया था। लेकिन उन्होंने भिक्षुओं को खेती करने से भी रोका था, क्योंकि मिट्टी खोदने के काम में भी अनिवार्य रूप से अनगिनत छोटे जीवों की हत्या होती है। ये बुद्ध की महान अंतर्दृष्टि में से एक थी कि समस्त जीवन में मृत्यु शामिल है। ऐसा नहीं था कि शाकाहार पर चर्चा नहीं हुई थी। एक कहानी में बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने सुझाव दिया कि बुद्ध भिक्षुओं के मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दें। स्पष्ट कर दें कि देवदत्त थोड़ा उपद्रवी था, और आमतौर पर यह माना जाता है कि देवदत्त केवल मांस पर प्रतिबंध का सुझाव इसलिए दे रहा था ताकि वो बुद्ध से भी अधिक पवित्र दिखाई दे सके। उसने तर्क दिया कि जो कोई भी मछली और मांस खाएगा, पाप उसे कलंकित करेगा। लेकिन बुद्ध असहमत थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मछली और मांस शुद्ध हैं, जब तक कि उन्हें भिक्षुओं के लिए विशेष रूप से मारे जाते हुए देखा, सुना या संदेह न किया गया हो। फिर भी ये तथ्य कि देवदत्त ने सोचा कि शाकाहार का सुझाव उसे एक तरह का टीचर्स पेट बना सकता है, ये दर्शाता है कि उस समय भी इसे कुछ सकारात्मक और पवित्र माना जाता था। इन दिनों पशु प्रोटीन के आसपास के स्वास्थ्य मुद्दे जटिल और विवादास्पद हैं। कई वर्षों तक पोषण विशेषज्ञों ने संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट के सेवन को गंभीर रूप से सीमित करने की सिफारिश की, जो पशु प्रोटीन के अधिकांश स्रोतों में प्रचुर मात्रा में होती है। लेकिन अब कई लोग महसूस करते हैं कि ये एक गलती थी और संतृप्त वसा के खिलाफ सबूतों की कमी है। इसलिए केवल संतृप्त वसा ही मांस खाने से बचने का कारण नहीं हो सकती है। और वे सभी मुद्दे जो आहार और वजन घटाने का अध्ययन करना कठिन बनाते हैं, आहार और स्वास्थ्य का अध्ययन करना भी उतना ही कठिन बनाते हैं। हम शाकाहारियों बनाम मांसाहारियों का रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को पता होता है कि वो मांस खा रहे हैं या नहीं। वेजी बर्गर बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन वे अभी तक इतने अच्छे नहीं हुए हैं कि उन्हें पहचाना न जा सके। हम जानवरों में भी वास्तव में इस प्रश्न का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि हमारा शरीर उनके शरीर की तरह ही प्रतिक्रिया देगा। इससे भी बुरा यह है कि शाकाहारी आहार के अधिकांश स्वास्थ्य प्रभाव बहुत लंबे समय के बाद सामने आने की संभावना होती है। शायद आप कुछ स्वयंसेवकों को कुछ महीनों या एक साल के लिए शाकाहारी बनने के लिए मना सकते हैं, लेकिन मानव स्वास्थ्य के कई मुद्दों को उभरने में दशकों लग जाते हैं। फिर भी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब हम आबादी का सर्वेक्षण करते हैं तो शाकाहारी लोग मांसाहारियों की तुलना में अधिक स्वस्थ लगते हैं। उनमें हृदय रोग का जोखिम काफ़ी कम होता है। स्वास्थ्य लाभों की सूची लंबी है, जिसमें निम्न रक्तचाप, पित्त की पथरी यानी गॉल स्टोन्स कम होना, मधुमेह कम होना और डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का कम जोखिम शामिल है। एक 1980s के दशक के अध्ययन में पाया गया कि 12 वर्षों तक जिन शाकाहारी वयस्कों पर नज़र रखी गई, उनके सामान्य आबादी की तुलना में किसी भी कारण से मरने की संभावना आधी थी। और अगर इतना काफ़ी नहीं है, तो शाकाहारी लोग दुबले यानी पतले भी होते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाकाहारियों में कैंसर भी कम पाया जाता है। मांस खाने और कैंसर के बीच संबंध इतना मजबूत है और सबूत इतने सुसंगत हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रभाग यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने हाल ही में निष्कर्ष निकाला है कि प्रसंस्कृत मांस यानी विशेष रूप से वो मांस जिसे नमक लगाने, सुखाने, किण्वन या धूम्रपान के माध्यम से बदला गया है, जैसे हॉट डॉग्स और बेकन, निश्चित रूप से कोलोरेक्टल कैंसर का कारण बनता है, जबकि साधारण मांस खाना संभवतः कोलोरेक्टल कैंसर का कारण बनता है। बेशक यह संभव है कि शाकाहारी लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हों। शायद जो लोग मांस से बचने की जहमत उठाते हैं, वे अपने जीवन के बारे में अन्य अच्छे विकल्प भी चुनते हैं, या आमतौर पर सामान्य आबादी की तुलना में अपने भोजन की अधिक परवाह करते हैं। आप शाकाहारी होकर भी केवल पिज्ज़ा और आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकांश लोग उस रास्ते पर नहीं जाते, भले ही वो कितना भी लुभावना क्यों न हो।
लेकिन मांस प्रेमियों के लिए ये आखिरी उम्मीद भी कम होती जा रही है, क्योंकि वैज्ञानिक धीरे धीरे उन वास्तविक तंत्रों यानी मैकेनिज्म्स को उजागर कर रहे हैं जिनसे मांस खाना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग पहले ये चिंता करते थे कि शाकाहारियों को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता है, लेकिन अब ये कोई गंभीर चिंता का विषय नहीं लगता है। अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन की आधिकारिक स्थिति ये है कि पौधों का प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है जब विभिन्न प्रकार के पौधों का सेवन किया जाता है और ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी होती हैं। दूसरे शब्दों में, अगर आपको पर्याप्त कैलोरी मिल रही हैं तो आपको संभवतः पर्याप्त प्रोटीन मिल रहा है, चाहे आप शाकाहारी हों या नहीं। बहुत पहले कुछ लोग इस बात पर जोर देते थे कि आपको पौधों को कुछ खास संयोजनों में खाना चाहिए, जैसे मक्के के साथ बीन्स या चावल के साथ सोया, ताकि संपूर्ण प्रोटीन बन सके। और आप आज भी लोगों को इस बारे में बात करते सुनते हैं। लेकिन 1994 में ही विशेषज्ञों ने इसे एक मिथक करार दे दिया था और नवीनतम FDA पोषण दिशा निर्देशों में इस अवधारणा का उल्लेख तक नहीं किया गया है। हालांकि जिन देशों में बौद्धों ने शाकाहार को अपनाया है, वहां संभावित स्वास्थ्य लाभों का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये बौद्ध महसूस करते हैं कि शाकाहारी होना बुद्ध के उस उपदेश का सम्मान करने का हिस्सा है जिसमें सभी जीवों को संजोने की बात कही गई है। वे नहीं चाहते कि जानवर अनावश्यक रूप से कष्ट सहें और मरें। बुद्ध निस्संदेह इसके प्रति सहानुभूति रखते। जानवरों के प्रति दया दिखाने की उनकी कई कहानियां हैं, यहाँ तक कि उनके पिछले जन्मों की कहानियों की एक पूरी श्रृंखला है जब वे स्वयं एक जानवर थे। एक कहानी में बुद्ध का पुनर्जन्म हिरण के रूप में होता है। जब एक शिकारी किसी तरह उनकी महानता को पहचान लेता है और उनकी जान बख्श देने का प्रस्ताव देता है, तो बुद्ध रूपी हिरण जोर देता है कि वो उसकी दया तभी स्वीकार करेगा जब पूरे झुंड को बख्श दिया जाएगा। शिकारी मान जाता है। एक और कहानी में बुद्ध का पुनर्जन्म मछली के रूप में होता है और वो अन्य मछलियों को खाने से मना कर देते हैं। आज कई शाकाहारी भोजन के लिए जानवरों को पालने की पर्यावरणीय लागत का भी हवाला देते हैं। मांस इंडस्ट्री उतनी ही मात्रा में सब्जियां उगाने की तुलना में बहुत अधिक कार्बन उत्सर्जन पैदा करता है। हर प्रकार का मांस अलग होता है, लेकिन उदाहरण के लिए बीफ पौधों के प्रोटीन की तुलना में प्रति पाउंड 13 गुना अधिक उत्सर्जन पैदा करता है। इतना सब होने के बावजूद अधिकांश लोग शाकाहारी नहीं हैं और जल्द ही शाकाहारी अपनाने की संभावना भी कम है। 2012 के गैलप पोल में पाया गया कि केवल 5% अमेरिकी खुद को शाकाहारी मानते हैं और केवल 2% खुद को वीगन मानते हैं। संभावना है कि आप शाकाहारी नहीं हैं और इस अध्याय को पढ़ने के बाद बनने वाले भी नहीं हैं। लेकिन इसे एवरीथिंग और नथिंग जैसा होने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, हृदय रोग पर अध्ययन ने दिखाया कि शाकाहारियों में नियमित मांस खाने वालों की तुलना में 34% कम जोखिम था, लेकिन कभी कभी मांस खाने वालों में भी नियमित मांस खाने वालों की तुलना में 20% कम जोखिम था। इसलिए आप मांस को पूरी तरह खत्म करने के बजाय केवल उसे कम करके ही अधिकांश लाभ प्राप्त कर लेते हैं। और शाकाहारी आहार के कई गैर स्वास्थ्य लाभों में भी आनुपातिक प्रभाव है। कम मांस खाने का मतलब है कि कम जानवर कष्ट सहते हैं और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है। एक अध्ययन में पाया गया कि हर सप्ताह एक कम हैमबर्गर खाना एक साल में एक विशिष्ट कार को 320 मील कम चलाने के बराबर है। जैविक, मानवीय और घास चरने वाले तरीकों से जानवरों को पालना पर्यावरण के लिए कम हानिकारक और कम कष्टदायक प्रतीत होता है। अपने प्रभाव को कम करने के लिए आप अपने मांस का चुनाव भी सोच समझकर कर सकते हैं। मेमना, बीफ और पोर्क पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और ग्रीन हाउस गैसों का कारण बनते हैं। और ईमानदारी से कहें तो चीज़ भी बहुत अच्छी नहीं है। चिकन काफ़ी बेहतर है, हालांकि मुर्गियां छोटी होती हैं, इसलिए चिकन उत्पादन में अनिवार्य रूप से बीफ की तुलना में बहुत अधिक व्यक्तिगत जानवरों की जान जाती है। मछली भी काफ़ी अच्छी है, हालांकि फार्म में पाली गई विशेष किस्में जैसे कि सभी सैल्मन पर्यावरण पर अधिक प्रभाव डालती हैं और कभी-कभी उनमें पारा यानी मर्करी और अन्य विषाक्त पदार्थों की चिंताजनक मात्रा होती है। अंत में आपको अपना मध्यम मार्ग खुद खोजना होगा। आप में से कुछ लोग पहले से ही शाकाहारी होंगे या बनने की सोच रहे होंगे। ये आपके लिए अच्छा है। अन्य लोग इस कदम को उठाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। बुद्ध का आहार आपको मांस या चीज़ या आपके पसंद के किसी अन्य भोजन को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता है। एकमात्र सख्त नियम यह है कि आप जो खाते हैं उसके प्रति सचेत रहें और इस बात के प्रति भी कि इसका प्रभाव आप पर और आपके आसपास की दुनिया पर क्या पड़ता है। टिप्पणी: वास्तव में वो एक बहुत बड़ा उपद्रवी था। उसने बुद्ध को मारने की कोशिश की, एक से अधिक बार, लेकिन बुद्ध बहुत क्षमाशील थे और उन्होंने उसे अपने साथ रहने दिया। जब आप अपने परिवार से चिढ़ जाएं तो इसे याद रखें।